हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स शो विद ए के सर में। मेरा नाम है अदनान और आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर यूजिंग रे डायग्राम। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि 6 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉनकेव मिरर के केस में इमेज की पोजीशन क्या होती है और इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि एनसीईआरटी में जो एक्सपेरिमेंट के बेस पे ऑब्जर्वेशन टेबल बना था, एक जो हमने स्किप किया था, मैंने आपको बोला था कि रे डायग्राम के बाद हम इसको देखेंगे, तो उससे हम अपने रिजल्ट्स को, जो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे रे डायग्राम से आ रही है, उससे हम मैच करके देखेंगे कि हमारे जो हमारे उस ऑब्जर्वेशन से हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कितने साउंड है। ठीक है। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे जितने ज़्यादा लोगों से प्यार मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा, मेरा मोटिवेशन उतना ही बढ़ेगा और मैं उतनी ही मेहनत से आपके लिए रोज़ रोज़ नए वीडियोस लाता रहूँगा। तो और साथ ही साथ मैंने पुराने जितने भी वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट बना के उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप प्लीज़ उन्हें भी देखिए और जितने भी हमने अभी तक टॉपिक्स कवर किए हैं उनके भी जितने क्वेश्चन आंसर्स थियोरेटिकल हो सकते हैं, मैंने अपनी साइड से उसको बुक के बीच में से और खुद के भी नॉलेज के बेसिस में उनको प्रिपेयर किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उसको प्रिपेयर करके उसकी जो डॉक्यूमेंट है उसकी ड्राइव लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप प्लीज़ उसे डाउनलोड कीजिए और उसे याद कीजिए। अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। तो बिना किसी बकवास के अब शुरू करते हैं। तो 4 मेन पोजीशन होती है कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की। एक तो होती है अगर ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे है। दूसरा, अगर मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से मूव कराते हुए पोल तक लाऊंगा। तो सबसे पहले अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उस पर क्या इमेज बनेगी, कैसी बनेगी इमेज। फिर अगर मैं उसको इन्फिनिटी से आगे ला के बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस करता हूँ, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखता हूँ, तो मेरी इमेज कैसी बनेगी। फिर मैं उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी क्रॉस करवा के अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में रखता हूँ तो मेरी इमेज कैसी बनेगी। और लास्ट में मैं जब उसको फोकल पॉइंट भी क्रॉस करवा देता हूँ और उसको फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रखता हूँ तो इमेज कैसी बनेगी, ये हम देखेंगे। और इन दोनों केस में 2 स्पेशल केस भी आते हैं, जो कि ये है जब मैं इमेज को इन्फिनिटी से पोल में लाऊंगा तो एक बार इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एग्जैक्टली, एक बार ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एग्जैक्टली आ जाएगा और एक बार ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे एग्जैक्टली आएगा, जिनको हम स्पेशल केस बोलते हैं। और इसको स्पेशल केस क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आप लोग कमर कस लीजिए और हम अब शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो उससे जो भी रेज आएगी, और इन्फिनिटी से जो भी रेज आती है, मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था कि रेस कैसी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ये एक दूसरे से पैरेलल होती है। ठीक है, मोर इम्पोर्टेंटली। और इस केस में ये जो रेज रहेंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसी जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी। और जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रेस कट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। तो जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो मेरी इमेज कहाँ बन रही है, फोकल पॉइंट पे बन रही है। तो अगर मैं इमेज के कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा तो हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैं ये देख सकता हूँ कि इमेज जो है मेरा पोजीशन कहाँ है, एट फोकस है। ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो ये तो सबसे आसान केस हो गया, एग्जाम में आएगा तो ये तो आपको बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, इमेज का नेचर कैसा है। नेचर यानी भाई वो सीधा खड़ा है, उल्टा खड़ा है, रियल है, इन्वर्टेड है, कैसा है। इस केस में आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। तो रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस अगर रिफ्लेक्टेड रे का होता है तो इमेज क्या होती है, रियल होती है। अच्छा, इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, पॉइंट साइज तो है लेकिन कुछ तो उसकी साइज होगी। वो पॉइंट साइज में कुछ छोटी सी होगी, वो हम पॉइंट साइज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत छोटी है। लेकिन अगर आप उसको बहुत ही जूम करके देखेंगे तो इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड होगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड ही होती है। पर क्योंकि इस केस में हमें डायग्राम में नहीं दिखेगा, बिकॉज इमेज इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ वेरी स्मॉल फॉर आवर नेकेड आइज टू सी। और इमेज जो है वो कैसी है, साइज कैसा है इमेज का, हम इसको बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड। ठीक है, एक पॉइंट जितनी साइज है उसकी। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को हम आगे लाके कहाँ, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस करेंगे। मतलब कैसे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके लिए मैंने आपको, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया तो कौन सी 2 रे ड्रॉ करनी है। एक तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है,
और सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास हो रही है वो मिरर पे नॉर्मली फॉल करेगी, और नॉर्मल रे जो मिरर पे फॉल करेगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब जिस पाथ पे आई थी उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ठीक है, और दूसरी रे में कौन सी, तो एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये आ गई मेरे पास, और दूसरी में कौन सी बनाऊंगा, अब दूसरी जो फोकल पॉइंट वाली मैंने आपको बताई थी बनाने को, पोल वाली मैंने आपको मना किया था कि पोल वाली रिफ्लेक्टेड रे हम नहीं लेंगे, ट्रेस नहीं करेंगे। और जो फोकल पॉइंट वाली है वो दो तरीके से बना सकता हूँ, या तो मैं पहले फोकल पॉइंट से इंसिडेंट रे पास कराऊँ और रिफ्लेक्ट करा के मैं उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करा दूँ, और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, उसको इंसिडेंट रे को मैं पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस ले जाऊँ, तो रिफ्लेक्ट करके वो फोकस से पास करेगी। ठीक है, और आप दोनों में से कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको जिस चीज़ में करने में जैसा आपको मन कर रहा है, जैसी इच्छा हो रही है, या फिर हमें सिचुएशन जो सूट करेगा हम वैसा करेंगे। तो इसमें मैं फोकल पॉइंट से भी ले जा सकता, तो रिफ्लेक्ट करा के मैं पैरेलल ले जाते हैं यहाँ से, अगर मैं इसको सेम चीज़ को यूँ भी ले जाता, अगर मैं इसको फोकल पॉइंट से ले जाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट करा दूंगा, तो ये यहीं से पास करेगी, तो मैं ये भी कर सकता था। ठीक है, तो आप एक इस केस में और इस केस में से कोई एक केस को चूज़ कीजिए। ठीक है, जो भी आपको पसंद है। तो मैंने आपको इस केस के लिए दोनों करके बता दिया, आप दोनों कर सकते हो, जिस केस में हमको जो सूट करेगा वो करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरी इमेज कैसी बन रही है, इस पॉइंट पे मेरी रिफ्लेक्टेड रेस सारी, ये रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है, ये थोड़ा अभी मैसी हो गया, मैं एक वाली हटा देता हूँ। ठीक है, तो हम सिर्फ इसी वाली को ले रहे हैं अभी। ठीक है, मैंने आपको करके बता दिया दोनों, आप वो वाली भी ले सकते हैं जो मैंने सेकंड केस बताया। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, रियल रिफ्लेक्टेड रहेगा, तो यहाँ पे मेरी इमेज बनी। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट का मैं जो इमेज है वो बना दूंगा, फाइंड आउट करके वहाँ से परपेंडिकुलर मैं प्रिंसिपल एक्सिस पर ड्रॉ करूँगा, तो मेरे पास मेरी इमेज आ जाएगी। तो मेरी ये इमेज आ गई, ये मेरी इमेज है। तो अगर आप इसके लिए इमेज की प्रॉपर्टीज़ अगर मैं आपको लिखने को कहूँ, तो आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इमेज की लिख पाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इमेज मेरी कहाँ पे है, पोजीशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो दिख रहा है। दूसरा मुझे क्या दिख रहा है, इमेज कैसी है भाई, रिफ्लेक्टेड रे रियल पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, असल में रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज हो रही है, तो इमेज मेरी रियल हो गई। साथ ही साथ इमेज इन्वर्टेड मेरे को दिख ही रही है, तो इन्वर्टेड भी मैं बोलूँगा। ठीक है, और लास्ट में मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं ऑब्जेक्ट साइज से कंपेयर करूँ, तो इमेज मेरी अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटी है, मुझे दिख भी रही है, आप कंपेयर करके देख सकते हैं, विजिबल है, तो मैं बोलूँगा डिमिनिश्ड है। ठीक है, लेकिन हाईली डिमिनिश नहीं है, पहले पॉइंट साइज थी लेकिन अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, पिछले केस के कंपैरिजन में बड़ी हो गई है, लेकिन ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटी है। एक बार इस केस को जब हम एक बार इसको छोड़ देते हैं, इसके ऊपर हम वापस आएंगे। एक बार हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे ले आते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। तो इसके लिए जब मैं रेस ड्रॉ करूँगा, अपन फटाफट रेस ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ड्रॉ कर देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ड्रॉ करेंगे। ये मिरर को आप एक्सटेंड कर देना, ये मिरर यहाँ पे एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली यहाँ पे यूँ जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और दूसरी जो है वो मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे ले जा रहा हूँ, जो कि रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, तो ये फोकस से पास करेगी, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो आप देखिए मेरी इमेज कहाँ बन रही है, ये मेरी इमेज बन रही है यहाँ पे। ठीक है, अब इस इमेज के लिए मैं क्या इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकता हूँ, मदद कीजिए मेरी। सबसे पहले तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी को मैं क्या बोल सकता हूँ, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मैं क्या बोल सकता हूँ, इमेज मेरी कैसी है, अभी भी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस रियल है, रियल असली में रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ट हो रही है, इन्वर्टेड दिख रहा है मेरे को। और साथ ही साथ इस बार मेरा देखिए आप केस कि मेरा इमेज डिमिनिश से एनलार्ज्ड हो गया है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट से इमेज बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है, पहले छोटा था अब एनलार्ज हो गया। तो इन दोनों केस में बी और डी को आप कंपेयर करेंगे, तो आप सबसे पहले देखिए कि इस केस में मेरा ऑब्जेक्ट है वो कैसा मूव किया है, मेरा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव किया है।
ये मैं इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रहा हूँ। इस डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट इधर की ओर गया है, ठीक है। और मेरा इमेज कैसा गया है, ऑब्जेक्ट तो मेरा यहाँ से, ऑब्जेक्ट तो मेरा यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे से सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल पॉइंट के बीच में आ गया। और इमेज मेरा कैसा हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल पॉइंट के बीच से निकल के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे चला गया। तो इमेज मेरा ऐसे जा रहा है। तो जैसे जैसे मैं, अगर ऑब्जेक्ट को मैं जैसे जैसे मिरर के पास ले जा रहा हूँ, मेरा जो इमेज है वो मिरर से दूर जाता जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आया है जब ऑब्जेक्ट आगे निकल गया है और इमेज पीछे चला गया है। तो एक पॉइंट इन दोनों, ये जब एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे के आगे पीछे निकलेंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों एक ही पोजीशन पे होंगे। मतलब जिस पॉइंट पे इमेज होगा उसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट भी रखा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं, पहले इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा था और फिर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज बराबर होगी। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है तब है जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई करता है। तब ऑब्जेक्ट हमारा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई करता है, तब हमारा क्या कंडीशन आ जाती है कि हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है और उसकी साइज जो होती है वो ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। और क्योंकि ये चीज़ हमें पहले पता होना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको, मैं अगर पहले रे डायग्राम से बताता और इमेज थोड़ा इधर उधर निकल जाता तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आती, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट डायग्राम्स है। इसलिए मैंने आपको ये दोनों केसेस पहले एक्सप्लेन किए और मैंने इन दोनों के थ्रू आपको मैंने बताया कि ये ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है। और साथ ही साथ आप इन दोनों केसेस में, बी और डी केस में आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के बहुत सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कैसे हैं, अब इनको देखिए कि ये एक जैसे हैं बिल्कुल। मतलब आप देखिए कि जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे था तो इमेज सी और एफ के बीच में आ गया, और जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आया तो इमेज सी के पीछे चला गया। जब ऑब्जेक्ट बड़ा था तो इमेज छोटा था, इस केस में ऑब्जेक्ट छोटा हो गया, इमेज बड़ा हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को अगर इमेज से रिप्लेस कर दिया है तो इमेज ने भी अपने आप को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया है। अगर मैं इसी सेम चीज़ में मैं अगर ये पूरे जो डी वाला केस है उसको ऐसे उल्टा कर दूंगा, तो आप देखो कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, वो ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा इमेज कौन सा है। और अगर मैं डी वाले केस को ऐसा उल्टा कर दूं तो डी और बी केस से एक जैसे दिखेंगे आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें प्रूव कर रही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी, कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट पोजिशन को इमेज पोजिशन से रिप्लेस कर दिया है तो इमेज ने भी अपनी पोजिशन ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दी है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को प्रूव भी करता है। तो एक बार हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए देख लेंगे कि हम इसको कैसे रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। हमें इमेज की प्रॉपर्टीज पता चल गई और इससे हम हेल्प लेके अब रे डायग्राम से ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन तो मैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल वो ले जाऊंगा और इसको मैं फोकस से पास करूंगा, और दूसरे में फोकस से जो पास करूंगा उसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे ले जाऊँ पैरेलल। और जब आप इन दोनों की केस का इंटरसेक्शन देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही अप्रोक्सीमेटली पास में आ रहा है। और इसके लिए प्रॉपर्टीज़ क्या बताई मैंने आपको इमेज की, इमेज कहाँ पे बनेगी, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज अभी भी रियल है क्योंकि पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस रिफ्लेक्टेड रे का रियल पॉइंट है, ठीक है। और इन्वर्टेड अभी भी आपको दिख रही है, रियल इमेज वैसे भी हमेशा इन्वर्टेड होगी। और साइज़ कैसी है, सेम एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। अब ये चीज़ आपको पहले से पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हम या तो बहुत एक्यूरेट डायग्राम बनाएंगे तो ही हम इस चीज़ को प्रूव कर पाएंगे। अब एक बार को हम केस ई को फिर से छोड़ देंगे और हम केस एफ पे आ जाएंगे। मतलब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट से भी मूव करा के उसको पोल के पास ले आए। तो इसके लिए मैं फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। एक रे में कैसे बनाऊँगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके फोकस से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे। और दूसरी रे कैसी होगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेरी मिरर पे जा रही है, तो ये यहाँ से आ रही होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ को पीछे की ओर रिट्रेस कर देगी। अब आप देखिए कि ये जो दोनों रेज है ये एक दूसरे से कैसी हो रही है, दूर जा रही है। मतलब ये डाइवर्जिंग रेज है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड है, डाइवर्जिंग है। मतलब मेरा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा,
और वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो जब मैं इनको पीछे की ओर एक्सटेंड करूँगा मिरर के, अब देखिए कि यहाँ पे ये मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि फ्रॉम दिस पॉइंट दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर एमर्जिंग आउट। और ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू एमर्ज आउट और अपीयर्स टू एमिनेट, ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो इस केस में मेरी, आप देखिए ये केस बिल्कुल अलग है, मतलब एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, है ना। इसमें मेरा इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड मिरर, एक तो मिरर के पीछे चला गया। मतलब आप देखिए कि मैं इसको जब ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी से फोकस तक लाया तब तो मेरा इमेज धीरे धीरे पीछे जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे ले गया, इमेज मिरर के बिल्कुल अचानक पीछे चला गया। तो एकदम से इसने अपना रूप बदल दिया। तो यहाँ पे बिहाइंड द मिरर हो गया, इसका नेचर क्या है, वर्चुअल हो गया इस केस में। और आ भी रहा है, देखिए रे डायग्राम आपको मतलब बहुत ही आपको शानदार रिजल्ट दे दिया। इरेक्ट भी हो गया इन्वर्टेड से, बस एक ही चीज़ सेम है भैया की, वही है ये अभी भी एनलार्ज्ड है, एनलार्ज्ड है। तो अब डी और ई को कंपेयर करेंगे। तो आप डी और ई में देखिए कि डी और ई भी एक दूसरे के बहुत सिमिलर है, डी और ई भी एक दूसरे के बहुत सिमिलर है। क्यों, मतलब ये एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था तो जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे थी वो थी कैसी, कन्वर्जिंग, ठीक है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में आया, मतलब फोकल पॉइंट से आगे निकला, तो मेरी रिफ्लेक्टिंग रे कैसे हो गई, डाइवर्जिंग। तो मतलब जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट के क्रॉस करवा रहा था और पोल के पास ले जा रहा था, तो एक कोई ऐसा पॉइंट आया होगा जब मेरा जो रेज है रिफ्लेक्टेड वो कन्वर्जिंग से पैरेलल हुई होगी, फिर पैरेलल होके जब फोकल पॉइंट से भी आगे गए तो फिर वो डाइवर्जिंग हो गई। तो एक को ऐसा भी पॉइंट आया होगा जहाँ पे ये कन्वर्ज जो रिफ्लेक्टेड रहती है वो पैरेलल रही होगी। और आप लोगों को वैसे भी पता है कि फोकस ही वो पॉइंट होता है जहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पे रखता हूँ तो मेरी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी एक दूसरे से, क्योंकि इन दोनों के ई डी और एफ के बीच का केस है ई, जैसे बी और डी के बीच का केस था सी, और ये मेरा दूसरा स्पेशल केस है वो डी और एफ के बीच का है, जहाँ रिफ्लेक्टेड रे पहले कन्वर्जिंग थी, फिर पैरेलल हो जाएगी और फिर डाइवर्जिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, एक तो मैं यहाँ से पैरेलल ले जाऊँगा और ये मेरा फोकस से पास होगा, और दूसरी में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो ले जाऊँगा मिरर पे, ठीक है। आप इन दोनों इमेज को, जब इन दोनों आप रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये दोनों एक दूसरे से एकदम पैरेलल है, ठीक है। और ये आप, अगर आपके मन में सवाल है कि ये पैरेलल फोकस से रे जो पास होती है वो तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन ये एक दूसरे से पैरेलल, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली फोकल पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर फोकल पॉइंट पे होता तो मेरी रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती, पर अगर मेरा फोकल पॉइंट पे नहीं है लेकिन जस्ट फोकल पॉइंट के ऊपर वाले पॉइंट को मैं उसके लिए रे को ट्रेस कर रहा हूँ, तो रेस अभी भी, मतलब मैं यहाँ पे कहीं पर भी पॉइंट ले लूँगा, फोकल पॉइंट से अगर जो प्लेन पास हो रहा है इसको फोकल प्लेन बोलते हैं, इसमें मैं कहीं पर भी पॉइंट ले लूँगा तो रेस तो मेरी पैरेलल ही रहेगी, लेकिन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगी, इसको हम फोकल प्लेन बोलते हैं, फोकल प्लेन, ठीक है। लेकिन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल किस केस में होगी, जब मेरा एग्जैक्टली जो पॉइंट है वो फोकस पे ही होगा। तो इस केस के लिए अगर मैं इमेज की बात करूँ तो इमेज की क्या प्रॉपर्टीज़ है, पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इमेज क्या कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी। दूसरा, इमेज अभी भी रियल तो है ही, क्योंकि इन्फिनिटी पे मीट तो कर ही रही है, रियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज इन्वर्टेड बनेगी, और इमेज की साइज़ कैसे होगी, हाईली एनलार्ज्ड। क्यों भाई, ये जहाँ पे भी मिलेगी इन्फिनिटी को कितनी बड़ी होगी, तो हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। अब आप ए और ई को भी कंपेयर करेंगे ना तो आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा सकते हैं। भाई जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज में फोकल पॉइंट पे बन रही थी, ठीक है, और इमेज जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे आ गया तो इमेज मेरी इन्फिनिटी पे चलेगी। तो ये अभी भी वही चीज़ है, मतलब घूम फिर के ये ना, मतलब हर जगह आप इस चीज़ को देखेंगे।
तो ए और ई एकदम एक जैसे केस है और बी और डी भी एक जैसे ही केस है, और ये हमारे भैया सबसे यूनिक केस है जो एफ वाला है, क्योंकि इसमें तो इमेज मतलब इसमें कन्वर्जिंग मिरर की तरह एक्ट ही नहीं कर रहा है, ये मिरर डाइवर्जिंग एक्ट कर रहा है, और यही सबसे यूजफुल भी होता है। मतलब हम जितने भी अपैरेटस यूज़ करते हैं ना, वो हम इसी प्रॉपर्टी पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पे भी यूज़ करते हैं, इस प्रॉपर्टी पे भी यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही यूज़ आता है, ठीक है। और हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब एक बार हम एनसीईआरटी से रीचेक कर लेते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं वो एनसीईआरटी के ऑब्जर्वेशन टेबल से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वापस देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इन इन्फिनिटी, इमेज एट फोकल पॉइंट, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज बिटवीन फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल इन्वर्टेड एंड सेम एज सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट, image between infinity and center of curvature, real inverted and enlarged. Object at focal point, image at infinity, real inverted and highly enlarged. And object between the focal point and pole, image behind the mirror, virtual, erect and enlarged. ठीक है, अब हम देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रही है। एनसीईआरटी की टेबल को जो हमने एक्सपेरिमेंट से जो ये इन्होंने बनाया है, एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया है, इनका एक्सपेरिमेंट जो है ये वाला एक्टिविटी 9.3, इसको इन्होंने लैब में किया। लैब से जो इनके ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से देखते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस सेम है, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम है। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट ऑब्जेक्ट, इमेज बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में, इमेज नाउ बिकम्स एनलार्ज्ड, स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड। एट फोकल पॉइंट इमेज गोज टू इन्फिनिटी, हाईली एनलार्ज्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। अभी तक बिल्कुल हमारा सही है। लास्ट केस देखते हैं। बिटवीन पोल एंड फोकस, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज पोजिशन गोज बिहाइंड द मिरर, इमेज साइज इज स्टिल एनलार्ज्ड एंड इमेज बिकम्स वर्चुअल इन नेचर एंड इरेक्ट। तो आप हमारे जो ये रिजल्ट्स है, अगर उसको हम मैच करें अपने रिजल्ट से, तो ये बिल्कुल ही हमारे रिजल्ट्स सही आए हैं, ठीक है। और आपको इसको इन्हीं तरीके से, इसी एक्यूरेसी से, इसी प्रिसीजन से आप इसको एग्जाम में ड्रॉ करके आएंगे तो आपके कोई मार्क्स नहीं काटेगा। प्लस आप इसको इस तरीके से समझेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए पोजीशन। और कॉन्वेक्स मिरर मतलब अगर आपने ये समझ लिया तो कॉन्वेक्स मिरर इज़ लाइक अ कैटवॉक फॉर यू, मतलब इट्स अ पीस ऑफ केक। बहुत आसान है, ठीक है, एकदम सिर्फ 2 केस है उसके लिए, लकी फॉर यू। और उसके बाद हम यूजेस ऑफ दिस मिरर भी देखेंगे, कॉन्केव मिरर किस केस में यूज़ होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर किस केस में यूज़ होते हैं। और इसके बाद हमारे फाइनली हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेस की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे हम मिरर फॉर्मूला की बात करेंगे और फिर हम उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपके लिए वो न्यूमेरिकल्स खुद भी बनाऊंगा, डेवलप करूंगा, मैं उनकी शीट्स भी बनाऊंगा और आपके लिए उनके सॉल्यूशंस भी प्रिपेयर करूंगा। और सारे के सारे सॉल्यूशंस मैं आपको PDF फॉर्मेट में उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो आप मेरा साथ मत छोड़िएगा, आप अच्छे से पुराने वीडियोस को रिवाइज कीजिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पुराने रिवाइज और अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखिए। बाकी आप मेरे पे अपना पूरा भरोसा रख सकते हैं कि मैं आपका कोई भी कंसेप्ट ढीला नहीं छोड़ूंगा, सारे कंसेप्ट आपके कस देंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं अगले सेशन में।